नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। छात्रों, संस्कृत की कक्षा को हम निरंतर करते हुए आज की कक्षा में हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, विशेष बात हमारी कक्षा की यह है कि हमारी यह कक्षा सरल से कठिन स्तर को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है। अर्थात आप रीट से लेकर के कॉलेज व्याख्याता तक की तैयारी इन वीडियोस के माध्यम से कर सकते हैं। और पहले की जो वीडियो है वो उनको देखना न भूलिएगा, क्योंकि समास के परिचय से हमने बात को प्रारंभ किया है और केवल समास और अवयवी भाव समास को जानने के बाद विस्तार से सूत्र पूर्वक उनका अध्ययन करने के बाद आज की वीडियो में हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। तो अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि तत्पुरुष समास से अभिप्राय क्या है। सामान्य परिचय देख लेते हैं। उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि इसमें बाद वाले पद का अर्थ मुख्य होता है। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा और जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष कहा जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको अभिप्राय समझ में आ गया होगा कि जो समस्त पद है, यानी कि जो समास युक्त पद है, जब हम उसको विग्रह करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो वहाँ हमें विभक्तियाँ दिखाई देगी और समस्त पद में उन विभक्तियों को तोड़कर एक कर देंगे। तो जिस विभक्ति को हमने तोड़ा है, जिस विभक्ति को हमने गायब किया है, उसके नाम से ही यह समास जाना जाता है। इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष इत्यादि इत्यादि। जिस विभक्ति का लोप हुआ है उसी के नाम से इस तत्पुरुष का नाम पड़ जाता है। आगे हम जानेंगे तत्पुरुष समास के भेद हैं। देखिए, अभी जो हम चर्चा कर चुके हैं वह हम विभक्ति तत्पुरुष के बारे में बात कर चुके हैं। इसी को हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला व्यधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या है इसे देख लेते हैं कि जिस समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्तियों में होते हैं वह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि समास में कई सारे पद मिलकर के एक पद हो जाता है। देखो, संधि में तो वर्णों का संयोग होता है और समास में पदों का संयोग होता है। तो जो पद हम अलग अलग कर रहे हैं, मान लीजिए दो ही पद है, तो दोनों पदों में पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों में विभक्तियां यदि अलग अलग है तो वो तत्पुरुष समास का व्यधिकरण भेद होगा। आगे हम चलते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। चोर भयम, यह एक शब्द है, इसका हम विग्रह करेंगे तो चोरात भयम। यहाँ प्रथम पद चोरात पंचमी विभक्ति में है तथा द्वितीय पद भयम प्रथमा विभक्ति में है। इस प्रकार दोनों अलग अलग विभक्तियों में होने से यह व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। तो मैं समझती हूँ कि व्यधिकरण क्या होता है, यानी कि समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का जब प्रयोग हो तो उसे तत्पुरुष का व्यधिकरण भेद समझना चाहिए। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। व्यधिकरण समास के भेद। अब देखिए, व्यधिकरण समास के भी अनेकानेक भेद हैं। उन भेदों को हम समझेंगे। थोड़ा सा हम पुनः स्मरण करते हैं एक बार। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद, व्यधिकरण समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। उसमें व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भी उपभेदों को हम यहाँ जान रहे हैं और समानाधिकरण के बारे में पश्चात में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं व्यधिकरण समास क्या होता है। यह प्रथम पद के आश्रय विभक्ति के आधार पर है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष।
यानी कि व्यधिकरण समास के यह 6 भेद होते हैं, द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। यह बात आप समझ गए होंगे। व्यधिकरण यानी कि विभक्ति तत्पुरुष। देखिए, व्यधिकरण का ही अपर नाम क्या है? विभक्ति तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ विभक्तियों के आधार पर इस समास के उपभेद होते हैं। इनको हम सूत्रों के अनुसार पढ़ते हैं। छात्रों, यहाँ से अब कठिन स्तर प्रारंभ होता है। आप ये तो आसानी से समझ जाएंगे कि तत्पुरुष समास क्या है, उसके भेद क्या है, लेकिन सूत्रानुसार जब आप इनको पढ़ेंगे तो वह कठिनता के स्तर को स्पर्श करेंगे। देख लेते हैं हम द्वितीय तत्पुरुष। सबसे पहले पढ़ते हैं कि यह किन योगों में होता है। एक सूत्र है द्वितीय तत्पुरुष का कि द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई, यानी कि द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का, यानी कि पहले क्या हो? द्वितीय विभक्ति का अंत हो, यानी हम यूं माने द्वितीय विभक्ति हो, और उसके पश्चात श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्दों के साथ समास हो जाता है। यानी कि एक पद है, उसमें द्वितीय विभक्ति अंत हो रही है, और उसके बाद हमें ये श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न ये शब्द यदि दिखाई दे रहे हैं तो उसके साथ में समास हो जाएगा, और यह समास द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का पूर्व प्रयोग होता है, और मुख्य बात यह है कि इसमें जो द्वितीय विभक्ति वाला जो पद होता है उसका पूर्व में प्रयोग होता है। देख लेते हैं, उदाहरणों से हम समझते हैं। जो पहला यहाँ पर अर्थ आया श्रित, श्रित के अर्थ में द्वितीय तत्पुरुष होगा, उसको हम देखते हैं कि पद है हमारा कृष्णाश्रितः। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसको क्या करेंगे? कृष्णम श्रितः, और इसका अर्थ आप जान गए होंगे, कृष्ण के सहारे। तो श्रित अर्थ में कृष्णाश्रितः, विग्रह होगा कृष्णम श्रितः। पुनः जो अतीत अर्थ है, अतीत का मतलब डूबा हुआ कह सकते हैं, परे गया हुआ कह सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे दुखातीता, स्त्रीलिंग है, विग्रह करेंगे दुखम अतीता, यानी कि दुख से परे गई हुई। कल्पनातीतः, कल्पनाम अतीतः, कल्पना से परे। फिर है पतित अर्थ को देख लेते हैं, नरक पतितः, नरकम पतितः, नरक में गिरा हुआ। पतित का मतलब होता है गिरा हुआ। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख को पाया हुआ। दुःखापन्नः, दुःखम आपन्नः। आपण गतानि, आपणम गतानि। गर्त पतितः, गर्तम पतितः। ग्रामत्यस्तः, ग्रामम अत्यस्तः। संशयापन्नः, संशयम आपन्नः। देखिए छात्रों, यहाँ ध्यान दीजिए आप कि जो अब आप पहचानेंगे कैसे। एक तो ये श्रित, अतीत, पतित, मुख्य रूप से तो इन चीज़ों को आप देख लीजिए कि ये सारे अर्थ आ रहे हैं, पतितारा, प्राप्त, आपन्न, गतानी। एक चीज ये तो आप समास को पहचान गए। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे कि जब भी हमको ये श्रित, अतीत, पतित, प्राप्त, आपन्न ये सब दिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? द्वितीय विभक्ति आएगी। और विग्रह में आप क्या लगा दीजिए? कृष्णम श्रितः। देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का। कृष्णम, दुखम, कल्पनाम, नरकम, सुखम, दुखम, आपणम, गर्तम, ग्रामम, संशयम। तो मैं समझती हूँ कि आपको समास को पहचानना और इसका विग्रह करना दोनों चीजें आ गई होगी। सिर्फ एक सूत्र आपको ये ध्यान में रखना है, इसको याद करना है, बाकी काम आप। समास सूत्रानुसार जानते हैं। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, अर्थात तृतीयांत सुबंत का उसके द्वारा किए गए गुणवाचक प्रातिपदिक के सुबंत और अर्थ प्रातिपदिक के सुबंत के साथ समास होता है। अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास में वही पहला जो पद है वह तृतीयांत होना चाहिए और उसके बाद गुणवाचक प्रतिपादिक होना चाहिए, तो समास हो जाएगा। उदाहरण के अनुसार हम समझ लेते हैं कि एक तो यहाँ है तत्कृत और दूसरा है गुणवाचक।
गुणवाचक, गुणवचनेन से मिलेंगे हम गुणवाचक। तो तत्कृत का उदाहरण हम देखते हैं कि शंकुला खंडः, इसका विग्रह हम करेंगे शंकुल्या खंडः। यहाँ शंकुल्या का तत्कृत गुणवाचक सुबंत खंड से समास होकर शंकुला खंडः बनता है। अब अर्थकृत में हम देखते हैं, अर्थकृत का उदाहरण धान्यार्थः में धान्येन अर्थः, इस विग्रह में तृतीयांत सुबंत धान्य का सुबंत अर्थ के साथ समास हुआ है। इसको सरल भाषा में यूं समझिए कि पहले तो शंकुला खंडः यह हुआ, इसको आपने पहचाना कैसे कि हमारा जो ये सूत्र है वो ये कह रहा है कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, कि तत्कृत और अर्थ इस संयोग में तत्पुरुष समास होगा। तत्कृत का मतलब होता है जिस साधन से जो कार्य संपन्न किया जाता है। अब यहाँ पर हम शब्दों को देख करके पहचान जाएंगे कि शंकुला खंडः, कि शंकुला खंडः यानी कि सरोते से किया गया खंडन, तो यह तत्कृत अर्थ हो गया। और धान्यार्थः यानी कि अर्थ शब्द का भी जहाँ पर प्रयोग हो, तो इन दोनों भावों में तत्पुरुष समास होगा। ये तो आप समास पहचान लिया आपने। अब विग्रह कैसे करेंगे कि जिसमें एक पद जो लगाना है वो आपको तृतीयांत होना चाहिए। तो इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, शंकुल्या और खंडः, ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा। धान्यार्थ, तो धान्येन तृतीया एक वचन करेंगे तो क्या होगा, धान्येन अर्थः। तो इस तरह से आपने विग्रह सीखा। तो यह तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। आगे हम देखते हैं दूसरा जो सूत्र है वह कहता है कर्तृकरणे कृता बहुलम, और इसका अभिप्राय जानते हैं कि कर्ता और करण अर्थ में वर्तमान तृतीयांत सुबंत का सुबंत कृदंत के साथ समास होता है। जैसा कह रहे हैं ये हरिणा त्रातः, वही तृतीयांत पद लगाएंगे आप हरिणा और फिर त्रातः, कृदंत के साथ में इसका समास हुआ है और पद बन गया हरित्रातः। छात्रों यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में आपसे प्रश्न आ सकता है कि हरित्रातः इसमें प्रयुक्त सूत्र है, तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से हरित्रातः यह शब्द, यह समास, यह समस्त पद संपन्न हुआ है। इसलिए मैंने आपको सूत्रानुसार एक एक जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर उदाहरण दिए हुए हैं वो यहाँ स्पष्ट किए हैं। तो एक एक सूत्र के साथ एक एक उदाहरण आप अवश्य याद कीजिएगा। आगे हम देखेंगे पूर्व सदृश्य समोनार्थ कलह निपुण मिश्रष्ट लक्षणई। यह क्या कहता है कि अर्थात तृतीय विभक्ति अंत वाला, पहली शर्त क्या है, तृतीय विभक्ति अंत वाला शब्द हो और उसके पश्चात पूर्व सदृश्य सम ऊनार्थक शब्द कलह निपुण मिश्र और सलक्षण शब्दों के साथ समास होता है। जैसे एक उदाहरण दे दिया, पूर्व को ही ले लिया पहले कि मास पूर्वः, मास पूर्व है। अब देखिए, अब अगर आपको यह सूत्र याद है तो आप जान जाएंगे कि जहाँ भी पूर्व सदृश्य सम ऊनार्थक शब्द कोई या कलह निपुण इत्यादि कुछ भी है तो इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर तृतीया है। और अब इसके विग्रह करने में परेशानी नहीं आएगी क्योंकि पहला पद आपको क्या है, तृतीया युक्त करना है। तो मास का तृतीया एक वचन क्या हो गया, मासेन, और पूर्वः का पूर्व ऐसे कैसे रह जाएगा। तो इस तरह से जो ये सूत्र है इसके अन्य भी उदाहरण हैं, एक बार हम देख लेते हैं उनको, सारांश में समझते हैं। शंकुला खंडः शंकुलया खंडः, धान्यार्थः धान्येन अर्थः, मास पूर्वः मासेन पूर्वः। देखिए सब में तृतीय विभक्ति करनी है विग्रह में। वाक् कलह, वाक् का जो तृतीय एक वचन है वो क्या होगा, वाचा, वाक् कलह वाचा कलह, गुड़ मिश्रः गुड़ेन मिश्रः, वस्त्रपूतं वस्त्रेण पूतं, पितृसदृशः पित्रा सदृशः, तृतीय एक वचन है पितृ शब्द का पित्रा। फिर धन संपन्नः धनेन संपन्नः, क्षेत्रहीना क्षेत्रेण हीना, हस्तग्राह्य हस्तेन ग्राह्यः, जल रहिता जलेन रहिता। तो इस तरह से आपने सूत्र को याद किया और फिर विग्रह करना सीखा। और यह जो मुख्य जो शब्द हैं उनको मैंने आपको यहाँ स्पष्ट किया। बहुत
अधिक संभावना है कि इन्हीं में से कोई शब्द आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आपकी जो तैयारी है वह ये है कि सूत्र को याद करना और सूत्र के साथ में एक प्रसिद्ध उसके उदाहरण को याद कर लेना। ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आगे है चतुर्थी तत्पुरुष। तो चतुर्थी तत्पुरुष को हम समझने की चेष्टा करते हैं कि चतुर्थी तत्पुरुष कहाँ होता है, किस योग में होता है। तो एक सूत्र कहा गया है, चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुख रक्षितई। क्या अर्थ हुआ इसका कि जो चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्द, तदर्थ का मतलब क्या होता है, प्रकृति विकृति भाव, अर्थ बलि हित सुख और रक्षित पदों के साथ समास हो जाता है। अर्थात चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्द का तदर्थ अर्थ बलि हित सुख और रक्षित पदों के साथ समास हो जाता है। वही सिंपल सी बात है कि पहले तो आप देखें चतुर्थी अंत वाला शब्द और बाद में क्या, बलि हित सुख रक्षितई। पहचानेंगे कि कैसे, जिस भी शब्द में आपको अर्थ बलि हित सुख रक्षित ये कहीं दिखाई दे तो इसका मतलब चतुर्थी तत्पुरुष की बात कर रहे हैं। और विग्रह को कैसे करेंगे, जो पहला पद है उसके अंदर आप चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए और बाद वाला वैसे के वैसे रह जाएगा। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे यूप दारू। ठीक है, अब यहाँ दारू क्या अर्थ आ रहा है, यूप दारू, अर्थ किसी अर्थ के लिए पहला उदाहरण है ये। और इसका देखिए विग्रह कैसे करेंगे, यूपाय। यूप की चतुर्थी एक वचन क्या होगा, यूपाय, और दारू वैसे के वैसा आ गया। क्या होता है इसका अर्थ होता है खूंटे के लिए लकड़ी। आगे हम देखते हैं और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि श्री कृष्णार्पणम। श्री कृष्णार्पणम विग्रह क्या होगा, श्री कृष्णाय अर्पणम। विश्राम स्थानम, विश्रामाय स्थानम। देखिए के लिए ये अर्थ छिपा हुआ है इसमें ना। क्रीड़ा शैलः, क्रीडायै शैलः। वातानुकूलन यंत्राणि, वातानुकूलनाय यंत्राणि। संचार मार्गः, संचाराय मार्गः। भोजन सामग्री, भोजनाय सामग्री। सुखार्थम, सुखाय अर्थम इति। प्रीत्यर्थम, प्रीत्यर्थम, प्रीत्यै अर्थम इति। संतोषार्थम, संतोषाय अर्थम इति। द्विजार्थम, माफ कीजिएगा, द्विजार्थम, द्विजाय अर्थम इति। आगे हम बढ़ेंगे, पंचमी तत्पुरुष को हम जानेंगे। मैं ये समझ रही हूँ कि अभी तक आपका संप्रत्यय समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पहला पद है वो उस विभक्ति से युक्त होगा और दूसरा जो विशिष्ट सूत्र जो हमको बता रहे हैं वो अर्थ प्रयुक्त होंगे। अभी इन्होंने कहा कि पंचमी भयेना, कि जो भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्द का भयवाची शब्दों भय, भीति, भी, भीत इत्यादि के साथ में समास होता है। मतलब आपको कहीं भी दिखाई दे ना भय, भीति, भी, भीत, ये इन सब के साथ में क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं हम। व्याघ्र भीतः, देखिए भीत आ गया ना, व्याघ्र भीतः। अब वही पंचमी पहले पद में क्या लगा देंगे आप, पंचमी, तो क्या हो जाएगा, व्याघ्रात भीतः। भीत का जो भीतः ऐसे कैसे आएगा, सिर्फ विग्रह करना सीख लीजिए आप। अब पहचानेंगे तो कैसे, कि जहाँ भी भीत, भयम, भी इत्यादि जो आएगा उसके अंदर पंचमी विभक्ति हुई है निश्चित। अब पंचमी विभक्ति का जो विग्रह है वो कैसे होता है, कि पंचमी विभक्ति शब्द रूप याद करने पड़ेंगे आपको इसके लिए, तो वो आप कर लीजिए। जैसे कि व्याघ्र, व्याघ्र का पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा, व्याघ्रात भीतः। चोर भयम, चोरात भयम। दुष्ट भी, दुष्टात भी। सुखापेतः, सुखात अपेतः। वंचित, देखिए इसमें भी अपेत का अर्थ क्या है यहाँ पर, वंचित। वृक्ष पतितः गिरने के अर्थ में भी होती है ना, तो वृक्षात पतितः। आगे हम देखेंगे एक और सूत्र है जिसके योग में पंचमी तत्पुरुष होगा। क्या है, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणि तेना। यानी कि जो क्या है, स्तोक का मतलब होता है अल्प, अंतिक यानी समीप, दूर अर्थ वाले पद तथा कृच्छ पद का मतलब होता है
कोस भर इत्यादि। यदि ये पंचम्यंत है तो कृतांत पदों के साथ समास हो जाता है। इस समास के प्रसंग में पूर्व पद में विद्यमान स्तोक, अंतिक आदि पदों की पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है, ये ध्यान देना है आपको। उसको क्या है, आगे के जो आपका अनुनासिक है या जो भी है उसके अनुसार उसका परिवर्तन हो जाएगा, अनुस्वार यही पर सवर्ण इत्यादि सूत्र से। जैसे हम देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं स्तोक का। हमारा जो शब्द है वह है स्तोकान मुक्तः। विग्रह क्या हो जाएगा, स्तोकात मुक्तः। स्तोकात मुक्तः, वही पंचमी विभक्ति ला रहे हैं यहाँ, और मुक्त वैसा का वैसा रहेगा। फिर है अल्पान मुक्तः, और विग्रह क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो न त को न हो गया है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। अल्पात है तो अल्पात को जब आप समस्त पद में करेंगे तो अल्पान हो गया है, तो अल्पान मुक्तः, अल्पात मुक्तः। अंतिकात आगतः, अंतिकात आगतः। समस्त पद क्या होगा, अंतिकादागतः, और विग्रह क्या हो जाएगा, अंतिकात आगतः। अभ्यासाद आगतः, अभ्यासात आगतः। दूराद आगतः, दूरात आगतः। विप्रकृष्टाद आगतः, विप्रकृष्टात् आगतः। कृच्छाद आगतः, कृच्छात् आगतः। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का संकलन किया है, और इनमें से निश्चित रूप से आपके कोई ना कोई शब्द आ जाएगा, तो आप इनका अभ्यास कीजिए। बार बार आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको इसका विग्रह और ये जो सूत्र हैं वो आपको याद हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, षष्ठी तत्पुरुष को देख लेते हैं। षष्ठ्यंतम सुबंतेन सह तत्पुरुषः स्यात्। क्या अर्थ हुआ कि षष्ठी अंत वाले सुबंत के साथ तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, राजपुरुषः, षष्ठी ले आइए इसके आगे, राज्ञः पुरुषः, मतलब का अर्थ छिपा हुआ होना चाहिए। राजा का, षष्ठी का चिन्ह क्या होता है, का, के, की, तो ये वाला जब अर्थ छिपा हुआ है तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष। तो राजपुरुषः क्या अर्थ हुआ, राजा का पुरुष, तो वही विग्रह में क्या हो जाएगा, षष्ठी एक वचन, राज्ञः पुरुषः। राजसेवकः, राज्ञः सेवकः। देवालयः, देवस्य आलयः। विद्यालयः, विद्यायाः आलयः। नरेशः, नराणाम ईशः। नरेश, अभी नराणाम बहुत सारे लोगों का होता है ना, इसलिए नराणाम किया यहाँ पर, नराणाम ईशः। आगे हम चलेंगे। अब एक और सूत्र है कि पूर्वापराधरोत्तर मेकदेशी नैकाधिकरणे। ये क्या कहता है कि अर्थात पूर्व यानी कि आगे का, अपर यानी पीछे का, अधर यानी नीचे का, और उत्तर यानी कि ऊपर का, इन चार प्रतिपादिकों के सुबंत का एकत्ववाचक अवयवी के सुबंत के साथ समास होता है। मतलब कि कुल मिलाकर यदि आपको पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इत्यादि ये दिखाई दे तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर ये समास होगा। जैसे पूर्वम कायस्य, पूर्व दिखाई दे गया तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, पूर्वम कायस्य पूर्व कायः। अपरम कायस्य अपर कायः। उत्तरम कायस्य उत्तर कायः। ये रूप बनते हैं। तो जहाँ भी आपको काय ये सब दिखाई दे रहा है, पूर्व, अपर और उसके आगे काय शब्द दिखाई दे रहा है, तो मतलब कौन सा आपका यह समास संपन्न होगा। फिर है अर्ध नपुंसकम। अर्ध नपुंसक का उदाहरण देख लीजिए। अर्ध नपुंसकम, देखिए यहाँ पहचान जाइएगा आप, अर्ध पिपली, अर्ध पिपली यानी कि अर्धम पिपल्याः, पीपली का आधा भाग। अब यहाँ ये गौरतलब है कि ऊपर वाला जो ये है पूर्वापराधरोत्तर सूत्र और अर्ध नपुंसकम, इसमें जो आपने विग्रह किया है उसमें जो षष्ठी विभक्ति आई है वो पीछे आई है, और ये पूर्व, अपर ये सब क्या है पहले आ गए हैं, और इसमें द्वितीया का प्रयोग हुआ है, ये आपको समझना है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले वाले पद में विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे और बाद में जो भी अर्थ आया था उसको पीछे लगा रहे थे। लेकिन ये दो सूत्र इसमें है कि जो अर्थ आया है उसको तो हमने आगे लगाया है और जो विभक्ति है वह पीछे लगी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अर्धम पिपल्याः
तो क्या बनेगा, अर्ध पिपली। और ये पहचान भी जाएंगे, पूछ लेंगे आपसे अर्ध पिपली इसमें सूत्र कौन सा है, तो अर्ध से अर्ध पहचान जाइएगा, अर्ध नपुंसकम। आगे हम बढ़ते हैं, सप्तमी तत्पुरुष को देखते हैं। पहला सूत्र है सप्तमी शौंडई। शौंडई का मतलब क्या होता है, चतुर, है ना, अर्थात सप्तम्यंत सुबंत का शौंड चतुर आदि के सुबंत के साथ समास होता है, वही सप्तमी अंत होना चाहिए। और शौंड, अब देखिए शौंड में यहाँ पर कई प्रकार के शब्द है, जैसे कि शौंड, धूर्त, चपल, निपुण, चतुर, पंडित, प्रवीण, पटु, कुशल आदि। मतलब एक तरह से चतुर के जो पर्याय होंगे शौंड वो लगेंगे। एक धूर्त भी है इसमें, एक उदाहरण धूर्त का भी आ जाता है, क्योंकि धूर्त भी एक तरह से विशेषज्ञ ही होता है ना अपनी क्षेत्र के अंदर, इसलिए। तो यहाँ पर जो शौंड अर्थ है उसके अंदर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। देख लेते हैं, जैसे एक उदाहरण है अक्षेषु शौंडः, पासे खेलने में चतुर, यानी कि जो जुआ खेलने में चतुर है, ये भी अर्थ लगता है यहाँ पर। तो अक्षेषु शौंडः वही अक्ष शौंडः। और उदाहरण हम देखते हैं इसके, जैसे कि है शास्त्र निपुणः, तो क्या होगा, शास्त्रेषु निपुणः, मतलब जहाँ भी चतुरता वाली बात आ रही है, इंटेलिजेंसी वाली बात आ रही है, आप समझ जाइए सप्तमी तत्पुरुष है। ठीक है, अक्ष शौंडः अक्षेषु शौंडः, वाक्पटुत्वम वाची पटुत्वम, कर्म कुशलः कर्मणि कुशलः, रस सिद्धः रसे सिद्धः, आतप शुष्कः आतपे शुष्कः, स्थाली पक्वः स्थाल्यां पक्वः, चक्रबंधः चक्रे बंधः। तो इस तरह से हमने सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण देखे। आगे अब छात्रों यहाँ तक व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद समस्त समाप्त हो चुके हैं, यानी कि हमारे जो 6 भेद थे उनको हमने जान लिया है। और अब हम समानाधिकरण तत्पुरुष के बारे में जानेंगे। यहाँ सिर्फ उसका परिचय दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप जानेंगे कि समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है। देख लेते हैं हम, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधार्यः, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधार्यः, यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधार्य भी कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि समानाधिकरण क्या होता है, कर्मधार्य समास ही होता है। इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद समान होते हैं। देखो व्यधिकरण में तो क्या था, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां थी, लेकिन समानाधिकरण में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। जैसे कृष्णः सर्पः, एक पद है कृष्ण सर्पः, यहाँ पर कृष्णः इसमें भी प्रथमा, सर्पः इसमें भी प्रथमा। यहाँ प्रथम पद कृष्णः और द्वितीय पद सर्पः दोनों ही प्रथमा विभक्ति के आश्रित है, यानी कि दोनों पदों में समान विभक्ति होगी तो वो क्या कहलाएगा, समानाधिकरण। और समानाधिकरण का ही अपर नाम क्या है, कर्मधार्य। अतः यहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। समानाधिकरण के अन्य अवान्तर भेद भी है, जो हम कर्मधार्य समास के प्रसंग में आगे पढ़ेंगे। और समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद यदि संख्यावाचक हो तो वह समास द्विगु समास कहलाता है। और इसका जो सूत्र है वो क्या है, संख्या पूर्वो द्विगु। ये द्विगु समास भी मैं आगे की वीडियो में आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी। तो यहाँ सिर्फ आपको परिचय, क्योंकि एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि व्यधिकरण पुरुष यदि हमने पढ़ लिया तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष है उसके बारे में भी आपकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस दृष्टि से मैंने आपको यहाँ बताया। इन दोनों भेदों को हम आगे अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद। थोड़ा सा आप जो व्यधिकरण और समानाधिकरण है उसके अतिरिक्त भी तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं, उनको भी हम जल्दी से जान लेते हैं। एक सूत्र है नय तत्पुरुष समास। नय तत्पुरुष समास क्या अर्थ होता है कि जिस समास का पूर्व पद न्य यानी कि न हो तथा उत्तर पद कोई सुबंत पद यानी कोई भी संज्ञा या विशेषण पद हो उसे न्य तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, आगे न होना चाहिए और बाद में कोई भी संज्ञा या विशेषण हो। अब यहाँ क्या होता है कि जो शब्द आप देखेंगे आगे आने वाला, उसमें न को अ हो जाता है। कई प्रकार की जो व्याकरणिक प्रक्रिया है उसको होने के बाद में न का ए बचता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, यथा न ब्राह्मणः, अब्राह्मण है। आप तो सीधा सा ये सूत्र बिठा लीजिए कि जिसके आगे भी अ
मतलब कोई संज्ञा या विशेषण शब्द है और उसके आगे अ लगा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, न तत्पुरुष समास है। और जब विग्रह करेंगे हम तो ए को किस में बदल देंगे, न में बदल देंगे। तो मैं समझती हूँ कि न तत्पुरुष आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं प्रादि तत्पुरुष। यह भी इसका एक उपभेद है। क्या कहते हैं कि जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद कु अव्यय गति संज्ञा शब्द या प्र आदि होता है उसे गति तत्पुरुष एवं प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। सीधी सीधी बात है कि जिस भी संज्ञा या विशेषण के आगे कु या प्र लगा हो तो आप उसको प्रादि तत्पुरुष समास समझ लीजिए। जैसे कुत्सित पुरुषः, कु देखिए कु लगा हुआ है और कु को जब कु का जब विग्रह करेंगे तो किस में होगा, कु का मतलब क्या होता है, कुत्सित। उसके पूरे अर्थ को रख देंगे, कु यानी कुत्सित। तो कुत्सित पुरुषः कुपुरुषः। वैसे ही प्राचार्य, आचार्य के आगे क्या लगा हुआ है, प्र, तो प्रगतः आचार्यः क्या हो गया, प्राचार्यः। कौन सा हो गया, प्रादि तत्पुरुष। ये तो पहचान ही जाएंगे, प्र से प्रादि और प्र से प्राचार्य। तो प्राचार्य में कौन सा समास हुआ, प्रादि तत्पुरुष। आगे हम देख लेते हैं तीसरा भेद, उपपद तत्पुरुष समास। अब ये क्या होता है कि जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद उपपद सुबंत होता है तथा उत्तर पद तिगंत भिन्न समर्थ पद होता है वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। देख लेते हैं, कुंभम करोति इति कुंभकारः। छात्रों यहाँ पर हम ये समझेंगे कि यहाँ पर कुंभम करोति यानी कि जो घड़ा बनाता है, इस विग्रह में द्वितीयांत कुंभ पूर्वक क्री धातु से कर्मण्य से अण प्रत्यय आदि होकर कुंभम कार रूप बनता है। यहाँ कुंभम कर्मपद है, अतः उपपद होने के कारण प्रकृत सूत्र से कार के साथ उसका समास हो जाता है और इस प्रकार कुंभकार रूप बनता है। सीधी सीधी बात यह है कि जहाँ पर भी आपको कार इत्यादि यह जो दिखाई दे उसके अंदर आप समझ जाइए कि यह उपपद तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास के उपभेदों को जाना। मैं समझती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगी। मैंने विस्तार से तत्पुरुष समास के जितने भी सूत्र बनते थे उन सबको समझाया और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अत्यंत सरलता से समझ में आ गया होगा। और यदि हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।